आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी बाई AKS में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऊष्मा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताएंगे जो कि आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और आज का देखिए पहला प्रश्न आपके सामने रहा, किस चीज़ से गर्मी और ठंडेपन का एहसास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा से। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की व्याख्या मुख्यतः किस सिद्धांत पर की जाती है? तो इसका उत्तर होगा गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, किस वैज्ञानिक ने पुष्टि की थी? तो इसकी पुष्टि जूल ने की थी। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसे कैलोरी कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, 1 पाउंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है? तो उसे ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ की उष्णता की मात्रा का माप क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ताप। अगला प्रश्न है, किस युक्ति द्वारा नाप मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने का आविष्कारक वैज्ञानिक सेल्सियस किस देश का नागरिक था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वीडन का। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कारक वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट किस देश का नागरिक था? तो यह जर्मन का नागरिक था। अगला प्रश्न है, कुछ समय पहले तक किस पैमाने का उपयोग वैज्ञानिक मौसम का अनुमान लगाने व चिकित्सा के क्षेत्र में करते थे? तो इसका सही उत्तर होगा फ़ारेनहाइट का। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मौसम का अनुमान लगाने व चिकित्सा के क्षेत्र में किस पैमाने का उपयोग होता है? तो अब सेल्सियस का उपयोग होने लगा है। अगला प्रश्न है, ट्यूमर पैमाने पर ताप को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? तो इसे R अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने में आधो बिंदु के जल के हिमांक से कितना नीचे होता है? तो यह 273 के यानी केल्विन नीचे होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन को क्या कहते हैं? तो इसे परम शून्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में मुख्य रूप से कौन सा द्रव्य प्रयोग किया जाता है? जिसका सही उत्तर होगा एल्कोहल या पारा। अगला प्रश्न है, -40 डिग्री से नीचे ताप मापने वाले तापमापी में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है या होता है? तो इसमें एल्कोहल का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, साधारणतः पारे का तापमापी कितने ताप का मापन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 357 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, पारा कितने ताप पर उबलने लगता है? तो यह 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, स्थिर आयतन हाइड्रोजन तापमापी से अधिकतम कितना ताप मापा जा सकता है? तो इससे 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की जगह है नाइट्रोजन गैस लेने पर कितने ताप का मापन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1500 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने से धातु के तार के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, इसी सिद्धांत पर कौन सा तापमापी कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी। अगला प्रश्न है, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी का ताप परिसर कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस पर आधारित है? सही उत्तर होगा सीबेक के प्रभाव पर। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण तापमापी किसके नियम पर आधारित है? इसका उत्तर होगा स्टीफन के नियम पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकिरण तापमापी से कम कितना ताप मापा जाता है? सही उत्तर होगा 800 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ में के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप में वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं? तो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ऊष्मा का बड़ा मात्रक किलो कैलोरी कितने कैलोरी के बराबर होता है? तो यह 1000 कैलोरी के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, वायु समुद्र की ओर से स्थल की ओर कब चलती है? तो दिन में चलती है। अगला प्रश्न है, वायु स्थल से समुद्र की ओर कब चलती है? तो यह रात्रि में चलती है। अगला प्रश्न है, दिन में समुद्र की ओर से पृथ्वी की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो यह समुद्री समीर कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो इसको कहते हैं स्थलीय समीर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना होता है? तो यह दुगुना होता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का कितने गुना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 गुना। अगला प्रश्न है, तांबे व लोहे की 2 छड़ों को जोड़कर संयुक्त छड़ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह छड़ मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, रेल की 2 पटरियों में जोड़ पर खाली स्थान न छोड़ने पर क्या होता है? तो पटरियां तिरछी हो जाती हैं, इसलिए खाली स्थान बीच में छोड़ा जाता है, क्योंकि सर्दी के दिनों में पटरियां सिकुड़ती हैं और गर्मी के दिनों में पटरियां तो बढ़ती हैं, लंबी हो जाती हैं थोड़ी सी। अगला प्रश्न है, लकड़ी के पहिए पर लोहे की हाल चढ़ाने से पूर्व हाल हेतु क्या आवश्यक है? तो इसको गर्म करना बहुत आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, आजकल कांच के बर्तन किस कांच के बनाए जाते हैं? तो यह पायरेक्स कांच के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है,
किसी पदार्थ के द्रव्यमान व आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है, जाड़ों में या ठंडे प्रदेशों में वायुमंडल का ताप गिरने से जल की ऊपरी सतह कैसी रहती है? तो जल की ऊपरी सतह गर्म रहती है। अगला प्रश्न, जाड़ों में या ठंडों प्रदेशों में तालाबों या झीलों की निचली परत कैसी रहती है? तो यह गर्म रहती है। अगला प्रश्न है, गैसों के आचरण को समझाने का प्रयास सर्वप्रथम 1738 में किसने किया था? तो यह बर्नौली ने किया था। अगला प्रश्न है, गेलुसेक का नियम, चार्ल्स का नियम, बायल का नियम, एवोगैड्रो का नियम किससे संबंधित है? यह दोस्तों सभी चारों नियम गैस से संबंधित नियम है। अगला प्रश्न, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? तो ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न, कौन सी एक धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो एकमात्र धातु है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, जो कि पारा है। अगला प्रश्न, किस ताप पर जल भाप में परिवर्तित होने लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, एक आम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तन होने पर कितने जूल ऊष्मा अवशोषित करती है? तो 336 जूल ऊष्मा परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न है, 1 ग्राम भाप 100 डिग्री सेल्सियस के जल में परिवर्तित होने पर कितने जूल अधिक ऊष्मा देती है? तो 2260 जूल ऊष्मा देती है। अगला प्रश्न, पदार्थों का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में कुछ नमक, सोडा आदि मिलाने से बर्तन का गलनांक कितना कम हो जाता है? तो 22 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अगला प्रश्न, बर्फ, नमक, सोडा आदि के इस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे हिम मिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न, हिम मिश्रण किस के निर्माण में उपयोग होता है? तो यह फुल्की या आइसक्रीम के निर्माण में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भी ताप पर पदार्थों के द्रव अवस्था के वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल में वाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही उत्तर होगा घटता है। अगला प्रश्न है, यदि थोड़ी सी ईथर की मात्रा हथेली पर ली जाए तो हथेली पर क्या प्रभाव होगा? तो यह ठंडी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव्य का कौन सा वह ताप है जिसे पर उस द्रव्य का संतृप्त वाष्प बाहरी वायु के दाब के बराबर हो जाता है? तो इसे क्वथनांक कहते हैं। अगला प्रश्न, पहाड़ों पर प्रेशर कुकर में वायु दाब कम हो जाने से क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित नमी को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा परम आर्द्रता कहलाती है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, अपेक्षित आर्द्रता की माप किसके द्वारा करते हैं? तो यह हाइग्रोमीटर के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का ऊंचे ताप की वस्तु से नीचे ताप की वस्तु की ओर जाना क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संचरण कहलाता है। अगला प्रश्न, चालन संवहन विकिरण किसे प्रदर्शित करते हैं? तो यह दोस्तों ऊष्मा का संचरण को प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न, किसी धातु की छड़ का एक सिरा गर्म करने पर दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, पदार्थ में चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो यह ऊष्मा चालकता कहलाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ऊष्मा चालकता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चालक, कुचालक व ऊष्मारोधी के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सभी धातु, अम्लीय जल, मानव शरीर ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? तो यह दोस्तों सभी चालक पदार्थ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी, कांच, सिलिका, वायु जैसे गैसें, रबर ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? तो यह कुचालक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एस्बेस्टस व एबोनाइट ऊष्मा के कैसे पदार्थ हैं? तो यह ऊष्मारोधी पदार्थ होते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के फलस्वरूप लकड़ी कैसा पदार्थ है? तो यह कुचालक है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के फलस्वरूप लोहा कैसा पदार्थ है? तो यह सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, आसमान में बादल छाए रहने पर कैसा महसूस होता है? तो इसमें गर्मी महसूस होने लगती है। अगला प्रश्न है, गैसों व द्रव्यों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? तो यह संवहन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, किस कारण वायुमंडल में संवहन धाराएं बहती हैं? तो यह ऊष्मा संवहन के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न है, हमारे यहाँ मानसून किस कारण बनता है? संवहन धाराएं के कारण मानसून हमारे वायुमंडल में बनता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह शीतलन नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है, जब ऊष्मा अपने स्रोत से किसी धरातल तक मध्यवर्ती माध्यम को बिना प्रभावित किए गर्म करें तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको विकिरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो पिंड अपनी सतह से सभी प्रकार के ऊष्मीय विकिरण का पूर्णतः उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण पिंड कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा,
थर्मस फ्लास्क की बोतल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार दीवार नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी यंत्र की ऊर्जा क्या कहलाती है? तो यह आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अगला प्रश्न है ऊष्मा कम ताप की वस्तु से अधिक ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, किसका कथन है दोस्तों? तो यह क्लासियस का कथन है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। और दोस्तों अगर हमारे चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि दोस्तों हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे और आप हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। और दोस्तों हमारे चैनल को आप वीडियो को दोस्तों तक भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हमें दोस्तों मोटिवेशन मिले। जितने ही हमारे फॉलोवर बढ़ेंगे उतने ही हम अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाने के लिए तत्पर हो पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।